2005 में बीएसपी के नए एमएलए राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। बीएसपी विधायक राजू पाल को कई गोलियां लगी, उसे 19 गोलियां लग चुकी थी। इस हत्या में प्राइम अक्यूज्ड आतिक अहमद है, जो एक डेंजरस गैंगस्टर और बाहुबली है, जिसने हत्या, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में खौफ का एक साम्राज्य बना रखा है। उसके 18 साल बाद कुछ ही दिनों पहले कुछ लोगों ने उसी गैंगस्टर और बाहुबली आतिक अहमद की लाइव टीवी पर पुलिस प्रोटेक्शन में दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्या ने पूरे भारत में शॉक वेव्स फैला दिए हैं और बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट से भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं कि भाई इतनी पुलिस प्रोटेक्शन में ये हुआ कैसे, पुलिस क्या कर रही थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मीडिया ने इस बाहुबली और गैंगस्टर को सिर्फ एक पॉलिटिशियन के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। कुछ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट तो इसे इस्लामोफोबिक अटैक बोल रहे हैं। यहाँ तक कि एक जर्नलिस्ट ने तो इस गैंगस्टर को रॉबिन हुड तक बता दिया। दूसरी तरफ रिएक्शन है उत्तर प्रदेश के आम आदमी के, जो आतिक अहमद की मौत से खुश है। उत्तर प्रदेश की धरती पर माफिया का राज नहीं होगा। ये सरकार का बढ़िया नियम, बढ़िया वो है कार्रवाई को देखते हुए जो योगी सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कि कुछ लोग आतिक अहमद को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी मौत पर खुश क्यों हो रहे हैं, और यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ के लिए क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ा फेलियर है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में, जो अयोध्या के राम मंदिर का घर है, काशी विश्वनाथ मंदिर का घर है और इतिहास के सबसे घमासान युद्ध का घर है, द बैटल ऑफ बागपत। मुझे समझ में नहीं आता अभी तक WWE ने आइंस्टाइन चाचा को साइन क्यों नहीं किया है। खैर, उस पे एक दिन बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज बात करते हैं आतिक अहमद के बारे में। ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। और क्यों उसकी मौत की वजह से देश में इतने शॉक वेव्स फैले हैं और देश के लोगों का ओपिनियन इतना डिवाइडेड है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ आम लोग इसकी मौत को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पिछले कई दशकों से किस तरह से गैंगस्टर्स और बाहुबलियों ने उत्तर प्रदेश में एक रेन ऑफ टेरर फैलाया हुआ था। तो एक बाहुबली होता क्या है? देखिए, यूपी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बाहुबली उस तरह के गुंडे को माना जाता है जिसके ऊपर पॉलिटिशियंस का हाथ हो, और ये गुंडे पॉलिटिशियंस के लिए तरह तरह के काम करते हैं। और क्योंकि इन गैंगस्टर्स के ऊपर पॉलिटिशियंस का हाथ होता है, इसलिए अपने एरिया में ये लोग जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर भी होते हैं। पिछले 25-30 सालों में उत्तर प्रदेश में कई बड़े बाहुबली रहे हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, जिनके मुताबिक ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के रिलेटिव हैं। बताइए क्या परिवार है। एक को भारत में डर लगता है, हामिद अंसारी का बड़ा बयान, कहा देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा भारत के लोगों को डराता है, राजा भैया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। और आतिक अहमद, जिसके पिता इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। पिता चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, लेकिन बेटे का सपना अपराध की दुनिया में नाम कमाना था। आतिक अहमद ने प्रयागराज में अपना नाम कमाया, चांद बाबा नाम के एक गुंडे के खिलाफ ऑपोजिशन करके। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग ये बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। और चांद बाबा को खत्म करने में यूपी पुलिस ने भी आतिक अहमद की मदद की थी। और धीरे धीरे इस गैंगस्टर की पावर इतनी बढ़ गई कि यह पुलिस से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। पूरे पूर्वांचल और खासकर आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के धंधे में सिर्फ एक नाम चलने लगा, आतिक अहमद का। एक बार तो इसे अरेस्ट किया गया, लेकिन कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे जेल से छुड़वाया। अतीक से जुड़े लोग उस घटना के बारे में बताते हैं कि प्रयागराज में रहने वाले कांग्रेस सांसद को पूरी खबर दी गई। ये बताया जाता है कि वो सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का करीबी था। दिल्ली से फोन लखनऊ आया, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस ने अतीक अहमद को छोड़ दिया। और आप सोच ही लीजिए कि इसका पुलिस के मोराल पर क्या हाल हुआ होगा कि भाई हम इतने खतरनाक गुंडे को पकड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसका क्या फायदा, क्योंकि साला सेंट्रल गवर्नमेंट से फोन आता है और इस गुंडे को छुड़ा लिया जाता है। उसके ऊपर से उत्तर प्रदेश में कई पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, तो एक तरह से पुलिस का कंट्रोल खुद क्रिमिनल्स के हाथों में था। तो क्या ही कर लेगी पुलिस। तो पुलिस के ऊपर तो आतिक अहमद का दबदबा ऐसे ही बना हुआ था। कहते हैं इनके खौफ की इमारतों की बुनियाद को राजनीतिक आश्रय का सीमेंट
फौलादी बना देता है। उसके बाद 1989 में उसने डिसाइड किया कि चलिए हम अब पॉलिटिक्स में भी घुसेंगे। लगेगा देख मेरे चौखट पे खड़ा है मैं। 1989 में ये एक इंडिपेंडेंट बनकर एमएलए का इलेक्शन भी जीता और इसके एमएलए का इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद चांद बाबा जो इसका राइवल गुंडा था उसकी मौत हो जाती है। 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे भरे बाजार। ये कहते हैं कि पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। उसकी हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। 1989 से 2004 के बीच में ये 5 बार एमएलए का इलेक्शन जीता। बताइए आजकल गुंडों का स्ट्राइक रेट राहुल गांधी जी से अच्छा है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। और अगर आपको अभी तक डाउट है कि इस बंदे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ था, तो 1996 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके वहां से एमएलए का इलेक्शन लड़के जीता। 1996 तक मुलायम सिंह यादव की नजर अतीक अहमद पर पड़ चुकी थी और इस बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला और नतीजा वही रहा, अतीक फिर से जीत गया। और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट से ही इसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी जीता। अब आप समझ जाइए किस पुलिस वाले में हिम्मत है कि अतीक अहमद को हाथ भी लगाए। 2 young girl child studying in a madrasa were dragged out in the night to the field, brutally ganged the entire night, then thrown outside the madrasa. The entire Muslim community believed it was Ateek Ahmed and his henchmen. Later on, the 5 people accused got acquitted. You can understand how the procedure happened. कैसे लड़ेगी पुलिस इस तरह के क्रिमिनल से? ये तो वही बात हुआ कि किसी ने आपको बोला कि भैया हम तुम्हारे आंख पे पट्टी बांध देंगे, तुम्हारे हाथ बांध देंगे और अब जाओ जाके लंका नरेश रावण को हराओ। आप भी सोचेंगे कि यार के मजाक चल रहे हैं यहाँ पे। कंट्रोल। और 2004 में जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो उसकी जो एमएलए की सीट थी वो खाली हो गई, तो इसने डिसाइड किया कि भाई अब मैं अपने छोटे भाई को उस एमएलए की सीट से जितवाऊंगा। लेकिन उसके भाई को एमएलए के इलेक्शन में राजू पाल नाम के एक आदमी ने हरा दिया और राजू पाल के इलेक्शन जीतने के कुछ ही दिन के बाद उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने तो विधवा को अपने हस्बैंड की बॉडी तक नहीं देखने दी। जो हत्या के पहले 9 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। जो इंसान शहर पश्चिमी का विधायक हो, लाखों लोगों की प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई हो, आखिरी टाइम पर भी उसका चेहरा देखने को नहीं मिला। कैसा टेलर बांधना चाहता था इसलिए कि एक विधायक की लाश नहीं सौंपेंगे तो इसके बाद कोई भी दूसरा राजूपाल या पूजा पाल नहीं आगे आ पाएगी और हमारा विरोध नहीं कर पाएगी। इस केस के बाद उसकी अरेस्ट हुई लेकिन वो बार बार बेल पर बाहर निकलता रहा और जेल में जाने के बावजूद भी इसके डर का जो साम्राज्य था वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। क्योंकि भाई आप तो जानते ही हैं कि इस तरह के करप्ट पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस की क्या मौज की जिंदगी गुजरती है जेल में। हमने हाल में ही एक एग्जाम्पल देखा था। जेल में पॉलिटिशियंस के पास LED टीवी, नारियल पानी, मिनरल वाटर, मैट्रेस, सीलिंग फैन, अचार, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन सब कुछ होता है। और अगर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग काफी नहीं था तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने यह भी पाया है कि अतीक अहमद पाकिस्तान की ISI के साथ भी कांटेक्ट में था। अतीक के ISI लिंक पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। यूसुफ ISI कमांडर सलीम के लिए काम करता था। यूसुफ के जरिए अतीक ISI के लोगों से भी मिल चुका है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए यूपी के आम आदमी की हालत। लोग दशकों तक इस तरह के करप्ट और गुंडे पॉलिटिशियंस के नीचे रहते थे और उनको ये भी पता था कि पुलिस के पास पावर भी नहीं है कि उनको बचा सके इस तरह के गुंडों से। बेसिकली एक तरह से ये लोग तालिबान के अंतर्गत रह रहे थे। लेकिन 2017 में हवा थोड़ी बदलने लगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ इलेक्शन जीतकर यूपी के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने प्रूव किया कि भाई कानून के हाथ लंबे बड़े होते हैं। एक समय पर यूपी में डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, लेकिन 2017 के बाद हालत थोड़ी डिफरेंट थी। योगी का एक बड़ा प्रॉमिस था लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं और लोगों ने इसकी सराहना भी की है। लॉ एंड ऑर्डर जो गुंडा राज है वो क्या कम हुआ है कि और बढ़ गया है कि वैसे ही है जैसे का था? अरे भैया कम हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कुछ हो गया माहौल। सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी लाल टोपी वालों की, और योगी जी जब से आए हैं तब से बहुत बढ़िया है। क्राइम तो बहुत कम है। सब बस जो चल रहा है वो बेहतर है, उसको और बेहतर होना चाहिए। योगी का एक और बड़ा प्रॉमिस था कि माफिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी के पावर में आने के जस्ट पहले 2016 में अतीक अहमद ने प्रयागराज के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में खूब गुंडागर्दी की थी, जब उस कॉलेज ने 2 ऐसे स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया था जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। इलाहाबाद की शियाट यूनिवर्सिटी के अंदर पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके आदमियों का तांडव। यूनिवर्सिटी के PRO सहित कई सुरक्षा अधिकारियों व कर्मचारियों को अतीक के साथ पहुंचे
असलाधारियों ने पीट दिया। योगी आदित्यनाथ के पावर में आने के बाद कोर्ट्स में फाइनली थोड़ी सी हिम्मत आई और उन्होंने डिमांड किया कि अतीक अहमद के ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। योगी आदित्यनाथ के पावर में आने के बाद उसे अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया, लेकिन देवरिया जेल में भी वो अपने काले कारनामे करता रहा और मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप करके जेल में ले जाकर बहुत पीटा। फिर उसको बरेली जेल शिफ्ट किया गया और फाइनली देवरिया जेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और अतीक अहमद को प्रयागराज से गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया। देखिए, रवि शास्त्री टिकाने के बिना जी सकते हैं, करण जौहर नेपोटिज्म के बिना जी सकता है, लेकिन अतीक अहमद जैसे गुंडे क्राइम के बिना नहीं जी सकते। तो 24 फरवरी को उमेश पाल, जो 2005 के राजू पाल के हत्याकांड में प्राइम विटनेस था, उसको दिन दहाड़े प्रयागराज में मार दिया जाता है। फिर योगी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और अतीक अहमद को कन्विक्ट किया गया। सजा जो सुनाई गई है 364 ए के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। और योगी ने जो प्रॉमिस किया था, कोई भी माफिया यहाँ गुंडागर्दी करेगा तो उसको इकोनॉमिकली बैंकरप्ट कर दिया जाएगा, उस प्रॉमिस पर अमल करना शुरू किया। योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। लगातार कोशिश हो रही है कि अतीक अहमद और उसके सहयोगियों की अवैध संपत्तियों को नष्ट किया जाए। अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अतीक के करीबी अहमद का घर बुलडोजर से गिरा दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कंटिन्यूज टू क्रैक डाउन ऑन अतीक अहमद्स गैंग। तो पिछले ट्यूसडे उमेश पाल हत्याकांड केस में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया कोर्ट में अपीयर होने के लिए। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में यूपी पुलिस पूरे माफिया के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इसी एंटी माफिया ऑपरेशंस में अप्रैल 13 को अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, जो उमेश पाल मर्डर केस में मेन अक्यूज्ड है, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है। असद अहमद की मौत के बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो कितनी खुश है। पहले समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बदमाश चाहे कोई भी हो, इसमें उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक सीधे सच्चे आदमियों से उगराही करते हैं, पैसा वसूलते हैं। अगर इंसान अपराध कर रहा तो सजा तो मिलनी है। उत्तर प्रदेश की धरती पर माफिया का राज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ पुलिस का राज होगा। ये सरकार का बढ़िया वो है कार्रवाई, इससे बदमाशों के हौसले मस्त होंगे, व्यापारियों के हौसले मस्त होंगे। अभी के समय को देखते हुए जो योगी सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। अब देखिए, मैं मानता हूं कि हर एक एनकाउंटर की प्रॉपर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो सही तरीके से किया गया या नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कॉमन लोग हैं वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आतिक अहमद, असद अहमद जैसे जो गैंगस्टर थे, उन्होंने दशकों से उत्तर प्रदेश के आम लोगों में आतंक फैला रखा है, और वो भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के साथ। और इसलिए जब इनका एनकाउंटर होता है तो उत्तर प्रदेश के आम आदमी के लिए ये एक तरह से उन गैंगस्टर्स के कर्मों का फल माना जाता है। और कमाल की बात देखिए कि असद अहमद की मौत के बाद जल्द ही अतीक अहमद और उसके भाई की भी बारी आती है। लेकिन ये एक पुलिस एनकाउंटर नहीं था, ये तो दिन दहाड़े हत्या थी। अतीक अहमद जो प्रयागराज में था, पुलिस कस्टडी में एक रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा था और मीडिया से बात भी कर रहा था। उस समय पर 3 लोग जो मीडिया का हिस्सा होने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के पार जाकर अतीक अहमद को गोली मारी। अब ये जो क्रिमिनल्स थे, इन सब के क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं और इनके अकॉर्डिंग ये लोग अतीक अहमद को मारकर डॉन बनना चाहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पिस्तौल इन्होंने इस्तेमाल की है, वो पिस्तौल इंडिया में बैंड है और इलीगली टर्की से पाकिस्तान के थ्रू इंडिया ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब देखिए, क्या इन तीनों ने अकेले ये काम किया है? क्या इन तीनों के पीछे किसी का हाथ है? ये तो हमें शायद थोड़े समय में पता चलेगा। अतीक अहमद के इंटरोगेशन से हमें पता चला था कि उसके कई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी कनेक्शन थे। तो क्या उनमें से किसी ने इन तीनों का इस्तेमाल करके अतीक अहमद को चुप कराने की कोशिश की कि कहीं अतीक अहमद पुलिस के सामने मुंह फाड़ के इन लोगों को ना फंसवा दे? लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि यार पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, योगी ने अपनी और नई उत्तर प्रदेश की एक इमेज इस बात पर बना रखी है कि नई उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और पुलिस लोगों की रक्षा कर सकती है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि दिन दहाड़े पुलिस प्रोटेक्शन में लोगों की इस तरह से हत्या कर दी जाती है, चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो। इस मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए योगी गवर्नमेंट के द्वारा। चाहे अतीक अहमद कितना भी बड़ा क्रिमिनल रहा हो, उसको सजा लीगल सिस्टम को देनी चाहिए। सड़क से उठ के कोई उसको सजा नहीं दे सकता। एक सक्सेसफुल सोसाइटी में वायलेंस पर जो मोनोपोली होती है वो सिर्फ पुलिस के पास होनी चाहिए। और उसके बेटे असद की जब मौत हुई थी, तब जैसे उत्तर प्रदेश के लोग खुश थे, उसी तरह इसकी मौत के बाद भी उत्तर प्रदेश के जो आम आदमी है वो खुश थे। धन्यवाद योगी जी के, हम धन्यवाद जैसे बोले कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाते हैं। आप ऐसा मंत्री कोई नहीं। लेकिन भारत की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है और जो मीडिया है, उनका रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो इसे इस्लामोफोबिया बता रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि इसकी मौत ये दिखाती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारत में। तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं, ये तो जुल्म है। एक कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सीधे सीधे इस्लामोफोबिया बोल दिया। अरे लेकिन ये अतीक अहमद तो खुद मुसलमानों की जान लेना चाहता था। Have you heard of Rukhsana and Sadiq? You will not know them because Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi will never tell you about these two. This husband-wife duo have been living under the fear of death for the last 18 years. And who has threatened them? Ateek and gang. और अगर योगी गवर्नमेंट इस्लामोफोबिक है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों किया? क्रू वाला विकास आज अपने अंजाम तक पहुंच गया है। पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर उसका इनकाउंटर कर दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम खत्म हो गए हैं कि योगी को एक हिंदू को टारगेट करना पड़ा? या फिर क्या विकास दुबे का नाम वसीम दिलबर हुआ करता था, जिसका नाम योगी ने चेंज करके विकास दुबे कर दिया? पाकिस्तानी न्यूज़पेपर आटा ढूंढने से एक छोटा सा ब्रेक लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि भैया देखिए पाकिस्तान इंडिया से कितना बेहतर है। बीबीसी भी बोल रहा है कि ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग मीडिया हाउसेस ये नहीं दिखाना चाहते कि ये बंदा कितना बड़ा क्रिमिनल था और गैंगस्टर था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो बेचारा बस एक पॉलिटिशियन था जिसको इस तरह से दिन दहाड़े मार दिया गया। एक बेचारे शरीफ पॉलिटिशियन की हत्या कर दी गई योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। इमेजिन कीजिए कि इंडियन मीडिया अगर अमेरिका के बारे में एक आर्टिकल छाप दे कि बेचारे एक एक्स इंजीनियर का प्लेन ट्विन टावर्स में चला गया, तो इंजीनियर पे इतना नाराज क्यों हो रहे हो आप लोग? कल को कहीं मीडिया ये ना बोल दे कि बुरहान वानी आतंकवादी नहीं हेडमास्टर का बेटा था, या अबू बकर अल बगदादी आतंकवादी नहीं रिलीजियस स्कॉलर था। बड़े बड़े फैक्ट चेकर उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र में पालघर साधुस को लिंच किया गया था तब भाई साहब से ट्वीट ही नहीं हो पा रहा था। इनके अंगूठे में बवासीर हो रखा था इनको। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ट्वीट कर रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन जब एक हिंदू को और उसके कुत्ते को टॉर्चर करके मार दिया गया था तब माता जी से ट्वीट नहीं हुआ। ये तो उसी तरह की है ना कि पाकिस्तान भारत को कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के बारे में लेक्चर कर रहा है। तमिलनाडु में भी इस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उसके बारे में तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब देखिए आप सोच रहे कि शाम ये तो तू यार व्हाट अबाउटरी कर रहा है, लेकिन यार ये समझिए कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाली प्रॉब्लम है इसको तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक हम सिर्फ सिलेक्टिव केसेस पे फोकस करते हैं। जहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है वहां पर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। रिलीजन देख के आवाज उठाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कभी। और देखिए फाइनली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भले ही आतिक अहमद की मौत से उत्तर प्रदेश के आम आदमी खुश हों, लेकिन इस मामले की तह तक प्रॉपर्ली जांच होनी चाहिए। हम भारत जैसे देश में इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को, विजिलेंटी किलिंग्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये लोग डॉन बनना चाहते थे। अगर इनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन नहीं लिया गया और पुलिस इस तरह के फ्यूचर अटैक्स को नहीं रोक पाए तो आगे जाके 20 और अतीक अहमद उठकर खड़े हो जाएंगे। हिंसा का राइट सिर्फ पुलिस के पास होना चाहिए, इस तरह के गुंडों के पास नहीं। और इस तरह के इंसिडेंट्स की वजह से उत्तर प्रदेश ने जो अपनी एक रेपुटेशन बनाई है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की, वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए रेपुटेशन बनाने में कई साल लगते हैं लेकिन खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद के इस हत्या के पीछे किसका हाथ है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कैसे इंप्रूव हुआ और किस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको 1 किलो प्रणाम।